अब आगे देखो। अच्छा, इसमें अब आगे का केस क्या आता है कि जैसे अभी कभी कभी हम गार्लैंड मतलब मालाएं बना रहे हैं, गार्लैंड विद डिफरेंट बीट्स, अलग अलग मोतियों की माला बनाओ। इसमें क्या होता है कि जब आप माला बनाते हो तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता। जो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा, और जो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो दोनों सेम चीज है। इसलिए इसमें भी जो नंबर ऑफ वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज, ये होंगे आपके n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। आधे केस हो जाएंगे, मतलब वही जो सुपर वाला केस है बिल्कुल सेम, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। इतने केस बनेंगे इसके लिए। तो कभी प्रॉब्लम इस तरह की आ जाए, हाउ इन हाउ मेनी वेज a garland with 7 different beats can be formed. 7 different beats can be formed. तो ये आ गया आपका 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। सॉरी, सॉरी सॉरी, कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 360। इतने केस में आपकी ये गार्लैंड बन जाएगी। क्लियर? तो इसमें तो बेटा यही केस आते हैं आपके, जो आपका सर्कुलर परम्यूटेशन है उसमें इसी तरह की प्रॉब्लम बनती है। इसमें और कोई चीज बतानी हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम पर कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो। ये परम्यूटेशन में इतना काम था, करें स्टार्ट कॉम्बिनेशन? बताइए। यस सर। चलिए, अब अपन आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? अरेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। हम सेलेक्ट करने के जितने केस होंगे उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। selection of things are known as combination, are known as combination. Selecting and things, selecting are things out of n things is given by NCR. This is equal to n factorial divided by r factorial n minus r factorial. r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n। ये हमारा n में से r चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका है। जैसे एग्जांपल 7C3। तो ये देखो, फॉर्मूले से निकालूंगा तो ऐसे निकलेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 into 2 into 1 into 4 फैक्टोरियल। अब ये बन रहा है, देखो 7 into 6 into 5 डिवाइड बाय 3 into 2 into 1। तो जब ये बन रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता था, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। 7C3 का मतलब है 7 को 3 बार रिड्यूस कर, और डिवाइड बाय 3 नीचे है तो 3 into 2 into 1। देखो वही का वही आ रहा है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 35, 7C। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने निकालना है 10C4। तो मैं लिखूंगा 10
मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। 4 बार रिड्यूस करूंगा क्योंकि नीचे 4 लिखा हुआ है, और डिवाइड बाय 4 into 3 into 2 into 1। अब इसको निकाल के बताइए, तो हमारा आंसर मेरे हिसाब से 210 आ रहा है। तो ये 10C4 की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करें, मतलब कुल मिला के कितना सिलेक्शन करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। एनसीआर बोलो या CN, आर बोलो, एक ही बात। CN, ऐसा भी लिख सकते हो, एनसीआर। अब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम कि कैसे, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट। तो प्रॉपर्टीज, कुछ वैल्यू डायरेक्ट भी याद रह जाएगी आपकी। फर्स्ट, NC01। NC0 का मतलब है n में से आपने एक भी चीज सेलेक्ट नहीं की, तो हम बोलेंगे उसको NC0। NC0 की वैल्यू 1 होगी। एक तरीका है कि भाई आपने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। फिर NCN, n में से सभी की चीजों को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो भी एक तरीका है। तो NCN भी 1 हो गया। फिर तीसरा NC1, मतलब n में से एक चीज को सेलेक्ट किया। तो n तरीके हो गए। जैसे 10 जनों की क्लास है, मुझे एक जने को सेलेक्ट करना है, तो मैं 10 तरीके से उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। या तो पहले स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा, या दूसरे, या तीसरे, या चौथे, इस तरह से। तो NC1 की वैल्यू n। फोर, NPR = NCR × R फैक्टोरियल। ये हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन है। NPR को हम लिख सकते हैं NCR × R फैक्टोरियल। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह का बनता है, ये देखो। आ चुका है, जैसे इफ NPR = 360 और NCR = 60, तो वो आपसे पूछेगा फाइंड आउट। तो बताइए आर की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस वाले फॉर्मूले में लिख देंगे। फॉर्मूला के हिसाब से 360 = 60 मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। तो हमारा आर फैक्टोरियल आ गया 6 के बराबर। बताइए 6 कौन सा फैक्टोरियल होता है? 3 फैक्टोरियल। तो यहां से हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। तो इस पे आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम बन सकता है। अब अगला देखो। नेक्स्ट, फिफ्थ, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। NCR = NCN-R। एन में से आर थिंग को सेलेक्ट करो, या एन में से N-R थिंग को सेलेक्ट करो, बात बराबर। कैसे? एग्जांपल देखो। जैसे कभी आ गया तुम्हारे पास 10C8, तो आप 10C10-8 मतलब 10C2 भी लिख सकते हो बेटा, एक ही बात है। आप 10C8 की वैल्यू निकालो या 10C2 की वैल्यू निकालो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो कभी भी इस तरह की वैल्यू आए ना, तो आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मुझे 50C49 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 50 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 50C1, और 50C1 की वैल्यू 50। तो डायरेक्ट 50C49 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। ये हमने प्रॉपर्टी लगाई। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, ये देखिए आप। जैसे मैं एक ट्राई करता हूँ बनाने की। 18C में लिख देता हूँ, 3R लिख दूँ, चलो 18C, या 2R लिख दूँ, और 6 -R लिखेंगे। 3R, R = बन जाएगा
देखो ये आ गया। अब मैं आपसे पूछा हूँ फाइंड आउट। अब इस तरह के केस में आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो पहले तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट करके देखोगे। दो काम करने पड़ेंगे बेटा इस केस। पहले आपको लिखना पड़ेगा 2r इक्वल टू 12 - r। दो तरह से चेक होगा। तो ये आ गया 3r इक्वल टू 12, तो r की वैल्यू 4। अब रख के एक बार चेक करो, r की वैल्यू 4 रखने पर दोनों तरफ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं देख रहा हूँ 8c8, उधर भी 18c8 और 18c8 दोनों सेम आ रहे। तो एक तो r की वैल्यू 4 आ गई। ये समझ में आया कैसे किया पहला वाला केस, बोलिए। अब दूसरा के लिए मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ, देखो दूसरे के लिए ट्रिक ये है, प्रॉपर्टी लगाने की जगह आप इन दोनों का सब अब डायरेक्ट 18 के इक्वल कर दो। एक ही बात है, प्रॉपर्टी लगाओगे तो भी यही आएगा। तो यहां से हमारी आर की वैल्यू 6 आ रही है। एक बार 6 रख के देखो, वैल्यू सही आनी चाहिए भाई। जैसे आपने 6 रखा तो 18c12, और इधर 6 रखा तो 18c6। वैल्यू सेम है, वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए बस, नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। बाकी आपका वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब इस केस में हमारा आंसर आर इक्वल टू 6 भी आ गया और आर इक्वल टू 4 भी आ गया। दो आंसर आएंगे इस केस में आर के, आर इक्वल टू 4 एंड आर इक्वल टू 6। क्या क्या किया है दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले ऊपर वैल्यू सेम है, 18 18। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पर आर की वैल्यू 4 आ गई। एक बार क्रॉस चेक जरूर करके देखना, कभी कभी नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है, तो उसका ध्यान रखना है। आपने आर की वैल्यू तो निकाल लोगे, लेकिन यहाँ रखने पर नेगेटिव आ जाता है कहीं पे भी, तो आपको उसको चेक करना है, क्रॉस चेक। तो एक तो आंसर आर इक्वल टू 4 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरा तरीका, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी कैसे लगती, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो। तो 2r + 12 - r इक्वल टू 18। यहाँ से r की वैल्यू 6 आ गई। फिर क्रॉस चेक करके देखते हैं, वैल्यू सही आनी चाहिए बस, 12 6 वैल्यू आ रही है ना, बस इसका मतलब r इक्वल टू 6 भी सही है। तो हमारा इस केस में आंसर r इक्वल टू 4 भी आएगा और 6 भी आएगा, दोनों आंसर सही। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। और क्या पूछ सकता है, जैसे मैं आपसे कभी बोलूँ, if NC3 इक्वल टू NC8, फाइंड NC3। NC3 इक्वल टू NC8, तो हमें NC3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने ट्रिक क्या बोली थी, ये दोनों क्या इक्वल है कि नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। 11। अब मुझे निकालना है NC3, तो 11C3 निकालो। 11C3 की वैल्यू कितनी आ रही, 220 आ रही है, कितनी आ रही है 11C3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC3, 12 11C3। 165। 165 आ रही होगी, मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे बता। तो 11C3 की वैल्यू 160। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर है सभी को, कैसे यूज किया। अब प्रॉपर्टी नंबर 6, विच इज नोन एज पास्कल रूल। प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसको हम पास्कल रूल बोलते हैं। ना व्हाट इज पास्कल रूल समझना पड़ेगा। पहले एग्जांपल देके समझा देता हूँ पास्कल रूल क्या बोल रहे हैं। पास्कल रूल ये बोल रहा है, मैंने आपसे बोला 15C3 + 15C4, तो पास्कल रूल बोलता है कि ये 16C4 हो जाए। ये पास्कल रूल, 15C3 + 15C4, दिस इक्वल टू 16C4। और लिखते हैं, दो 21C10 + 21C9, बोलो कितना हो जाएगा। 22C10।
22C2, ये पास्कल रूल। तो हमारी क्या बोलेंगे, जनरल बोलेंगे NCR प्लस NCR-1, दिस इक्वल टू N+1 CR। इसको यूज करके बिल्कुल ये सेम ही चीज लिखी है मैंने। NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1 CR, दिस इज पास्कल रूल। अब इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं बेटा, बहुत क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, पास्कल रूल। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि 15C4 प्लस 2 × 15C5 प्लस 15C6 इक्वल टू XC6, फाइंड X। पहली प्रॉब्लम ये आई समझ। तो X की वैल्यू कितनी होगी बताइए कोई, X की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? कोई तो बताओ। सर कितनी? 17C6। 17। X की वैल्यू 17 आएगी भाई। ओके। 15C4 प्लस 15C5 को दो बार लिख दो ना। देखो इस तरह से, अब ये दोनों मिलके तो क्या बन गया, 16C5, और ये दोनों मिलके बन गए 16C6। फिर वापस से ये दोनों मिलके क्या बन गए, 17C6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? 17। और देखो, 17C5 प्लस 17C4 इक्वल टू 18CX। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? ऑप्शन हैं आपके, 12, 13, 14 और डी नन ऑफ दीज। बताइए आंसर। 13। 13 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा 18C5 आ रहा है बेटा, जो सबको दिख रहा है। लेकिन 18C5 को हम पिछली प्रॉपर्टी से 18C13 भी लिख सकते हैं, इसलिए आपको दोनों वैल्यू देखनी पड़ेगी। जल्दबाजी में नन ऑफ दीज मत लेकर के आना। तो इसका आंसर 13 आ गया। 18C5 इज ऑल्सो इक्वल टू 18C13। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 पास्कल रूल है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोल रहा है, NCR अपॉन NCR+1। ये होता है बेटा R+1 अपॉन N-R। भाई आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो R+1 अपॉन N-R। कैसे एग्जाम्पल देके समझाएंगे, उससे जल्दी समझ में आएगा। मैंने बोला 17C5 अपॉन 17C6। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले जो अपॉन में है ना, ये C के नीचे, इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6। तो 6 ऊपर चला जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस नीचे है। तो इसका वैल्यू आएगा आपका 1/2। इसको आप सोल्व करोगे ना, 17C5 निकाल के 17C6 निकाल के, तो इसका वैल्यू 1/2 आएगा। एक और देखते हैं। मैंने बोला 20C7 अपॉन 20C6। अब इन दोनों में 7 और 6 में बड़ा है 7, तो ये क्रॉस में चला गया और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ गया। सो व्हाट इज द आंसर? 2। इसका आंसर 2, सॉरी 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 बोला नहीं, सही तो किया। तो इसका आंसर 2 आ गया। मतलब आप 20C7 डिवाइड बाई 20C6 करोगे तो आपको वैल्यू 2 मिलेगी। ये प्रॉपर्टी यूज कैसे की समझ में आ गया? बोलिए। हाँ। चलिए, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे। तो देखिए,
पहली टाइप की प्रॉब्लम, हाउ मेनी कोड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 12 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल, लाइंग ऑन ए सर्कल। भाई सर्कल पे आपके 12 पॉइंट्स है, तो आप कितनी कोर्स मतलब स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो बेटा स्ट्रेट लाइन कब बनती है? जब कितने पॉइंट्स को मिलाने पे स्ट्रेट लाइन बनती है? कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने पे स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो 12 में से कोई भी दो पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये आ गया 12C2। तो इसका आंसर आ गया 66। 12C2, 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2 into 1, इसका टोटल नंबर ऑफ वेज आपके 66 आ गए। 12C2। अब यदि इसकी जगह ये बोलता हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 15 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल, बाय 15 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल, लाइंग ऑन ए सर्कल, बताइए क्या आएगा आंसर? 15C3। निकाल के बताओ 15C3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 455। 455। इतने ट्राइंगल्स बनेंगे। क्वाड्रिलेटरल के लिए बोलेगा तो C4 हो जाएगा, जितने भी पॉइंट्स गिवन है। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम तो इस तरह की बनेगी भाई, कि आपके कोड्स कितनी बनेगी, ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। ये आपका पहली टाइप की प्रॉब्लम। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम आती है कि आपके डायगोनल बने, कि हम किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स बना सकते हैं। डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, जो आपका नेक्स्ट हो, डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। अब देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूं, कि सपोज आपके पास ये पेंटागन, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कितने डायगोनल बने। अब डायगोनल क्या होता है भाई? आपके डायगोनल ये वाले होते हैं, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये तीसरा डायगोनल, ये चौथा डायगोनल, और फिर ये पांचवा डायगोनल। ये इससे मिला हुआ है, ये कोई बात नहीं, इसको आप करेक्ट कर ले। ये डायगोनल है। अब काउंट करो कितने डायगोनल बन रहे हैं। तो पेंटागन में 5 डायगोनल बन रहे हैं। अब ऐसे तो कब तक काउंट करते रहेंगे हम? इन डायगोनल को कैसे निकालेंगे, क्या है इसका तरीका, वो देखो आप। भाई आप कोई भी एन साइडेड फिगर है, कोई भी एन साइडेड फिगर है, जैसे मैं इसी की बात करूं, तो आप इनको काउंट करोगे कि कितनी वर्टिसेस है, मतलब कितने पॉइंट्स है। तो पेंटागन में 5 पॉइंट्स है, तो 5 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी टोटल? 5C2। लेकिन जो 5C2 लाइन बनी है, उसमें से 5 तो इसकी साइड ही है, ये इसकी साइड है। तो 5 इसकी साइड जो बनी है वो हटा दो, तो 5C2 होता है 10। बाकी जो बचेंगे वो डायगोनल बच जाएंगे। भाई जो बचेंगे वो डायगोनल बच जाएंगे, बन जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है, यदि आपका एन साइडेड पॉलीगन है, अब देखो फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं मैं। यदि एन साइडेड पॉलीगन है, तो एन से कितनी लाइन बनेगी? NC2।
लेकिन उसमें से एन उसकी साइड है, तो साइड को हटाने पे जो भी बचेगा वो डायगोनल है। तो नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला बना वो आपका बन गया NC2 - n, NC2 - n। अब NC2 की वैल्यू निकाल लो, n × n - 1, 2 बार रिड्यूस करेंगे अपॉन 2 × 1। n कॉमन आ गया, या एलसीएम ले लो, n² - n, और ये हो गया 2n, एलसीएम लेना। तो हमारा आ गया n² - 3n/2, और n कॉमन ले लो, n - 3/2। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, n × n - 3/2, या फिर डायरेक्ट ये यूज कर लो। तो इससे आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन निकल के आएगी। तो अगली प्रॉब्लम आपके डायगोनल्स वाली बन सकती है कि कितने डायगोनल्स बन रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 12 साइडेड फिगर। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 12 साइडेड पॉलीगन। इन अ 12 साइडेड, बताइए कितने डायगोनल्स बनेंगे भाई। 54. कि मैं तो सीधा सीधा, मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं है, 12C2 - 12। 12C2 की वैल्यू 54 ही आएगा, 66 - 12 50। तो इतने डायगोनल्स बन जाएंगे। अब लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ ले, नंबर ऑफ डायगोनल दे दे। जैसे मैं एक और अगला प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इफ देर आर 90 डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन, फाइंड है। तो हमें एन की वैल्यू निकाल। भाई आप क्या कर सकते हो, या तो ऑप्शन से देख के कर लेना, भाई ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, सबसे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लेना, जिसमें 90 है वो आंसर है। या फिर आप ऐसे करो, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला मैंने ये बताया, =90। तो n × n - 3 = 180। अब देखो ये 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 180 के जब फैक्टर करूंगा तो 15 और 12, 3 का डिफरेंस, तो n की वैल्यू 15 आ गई है। इस तरह से ये एक तरीका है। ठीक है, बाकी तो सबसे बढ़िया तरीका तो मेथड आपका ऑप्शन वाला है ही है, कि ऑप्शन से देख के कर लीजिए। तो इतने डायगोनल्स बनेंगे। अब इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आती है ना, वो तो आपकी हर बार, मतलब आप मान के चलिए कि आएगी सी, कमेटी बनाने वाली, सिलेक्शन करने वाली, कि कैसे आप लोगों को सेलेक्ट करें। तो वो देखो किस तरह की प्रॉब्लम बनती है उसमें, वो ज्यादा पूछी जाती है। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम, या फिर एक काम करता हूँ, देखो मैं, रुक जाइए। देखो अब जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, एग्जांपल नंबर 9, देखो आप,
उससे क्या थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने यही ओपन कर लिया, ये मैं तुम्हें भेज दूंगा। 12% है जो कि पार्टी को अरेंज कर रहे हैं, भाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जल्दी हो जाएगा। अब ये हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से, तो कितने हैंड सेक्स पॉसिबल है? तो 12 जने हैं तो नंबर ऑफ हैंड सेक्स जो हो जाएंगे आपके, 12 जनों की पार्टी है तो 12 जने कितने तरह से हैंड सेक्स कर सकते हैं? 12C2। तो टोटल नंबर ऑफ हैंड सेक्स हो जाएंगे आपके 66। क्लियर है? बोलिए। अब जैसे अगला वाला देखो, ये ठीक है ना? इससे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें? सॉल्यूशन दिख रहा है तो ये सॉल्यूशन हटाओ। भाई अभी तो मेरे पास यही वाली PDF है, इससे क्या थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए मेरे को लग रहा है। तो अब सही। ये सही है ना? चलो देख लो। इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स, 6 मैन है और 5 वुमेन है। अब ये तो सीधा सीधा 6 में से 3 मैन को सेलेक्ट करना है, 5 में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना है। हमारा नंबर ऑफ वेज हो गया 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C2। अब 6C3 की वैल्यू निकालोगे तो 20 आएगी, 5C2 की वैल्यू 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 200 वेज। ये 200 वेज। अब ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सिलेक्शन वाला केस आ गया। और सिलेक्शन वाले देखते, देखो इधर से। मैं पहले सिलेक्शन वाले जो कमेटी वाले वो है वो बना रहा हूँ मैं। ये देखो इसको। एग्जाम्पल नंबर 16 देखना। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हाउ मेनी कमिटी ऑफ 6 मेंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 7 बॉयज। आप तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखो, सॉल्यूशन मत देखना। कम से कम 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है और 6 मेंबर की कमेटी बनानी है। तो कम से कम 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है, तो 2 गर्ल होगी तो इधर आपको 4 बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यदि 3 गर्ल होंगी तो 3 बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि 6 की कमेटी बनानी है। और चारों गर्ल होंगी तो 2 बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कम से कम आपको 2 गर्ल्स तो लेनी है, तो ये 3 केस बन रहे हैं देखो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 7C4 × 4C2, 7C3 × 4C3 और 7C2 × 4C। बेटा 7C4 बोलो 7C3 बोलो, एक ही बात है, जिसकी वैल्यू 35 होती है। 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 7C3 की वैल्यू 35 होती है, 4C3 की वैल्यू 4 होती है, 7C2 की वैल्यू 21 होती है और 4C की वैल्यू 1 होती है। इसको टोटल निकाल के बताइए कितना आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? बोलिए। 210 और 140 कितना हो गया? 350 और 371, 371 आ रहा है ना? सही आ रहा है, 371। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। एक और देखो नीचे, और अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखो इसको पढ़ो, नेक्स्ट वाली पढ़ो। आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 6 लेडीज, अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड। और ये बोल रहा है कि कम से कम 2 जेंट्स होने चाहिए, 2 तो जेंट्स होने चाहिए कम से कम। अब ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ लेडीज है कम से कम डबल होनी चाहिए जेंट्स। इसका मतलब यदि 2 जेंट्स हैं तो नंबर ऑफ लेडीज 4 भी हो सकती है। कम से कम बोला है उसने, कम से कम डबल होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती। तो 2 जेंट्स के साथ 4 लेडीज, 2 जेंट्स के साथ 5 लेडीज की कमेटी हो सकती है, 2 जेंट्स के साथ 6 लेडीज की कमेटी हो सकती है, क्योंकि कम से कम डबल बोला है।
डबल से ज्यादा भी हो सकती है। और यदि 3 जेंट्स होंगे तो डबल कितने होंगे, 6 लेडीज हो सकती। ये एक 4 केस बने। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कम से कम डबल होनी चाहिए लेडीज। कम से कम का मतलब है इससे ज्यादा भी हो सकती। तो 2 जेंट्स है तो 4 लेडीज, 2 जेंट्स है तो 5 लेडीज, 2 जेंट्स है तो 6 लेडीज, और 3 जेंट्स है तो 6 लेडीज। 6 लेडीज इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। 6 लेडीज टोटल है। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए इसमें 4C2 60, 4C2 60, 4C2 66, 4C3 66। अब ये वैल्यू निकाल लो। 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 64 की वैल्यू 15 होती है, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 65 की वैल्यू 6 होती है, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 66 की वैल्यू 1 होती है, 4C3 की वैल्यू 4 होती है। काउंट करना कितना आ रहा है, 90, 36, 126, 136। चेक करना, देखते हैं, चेक करते हैं। 136 बिल्कुल सही। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया आपके इसको सोल्व। क्लियर। कर लेंगे इस तरह से करके, क्योंकि लास्ट ईयर भी आई थी इस तरह की प्रॉब्लम, जिसमें आपको नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन करना था कि किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। बाकी मीटिंग बंद होने वाली है। इसको भेज दूं मैं आपको। हम्म। हाँ सर। ठीक है, मैं इसको भेज दूँ। ठीक है ना। बाकी देख लीजिए, कोई डाउट है तो फिर मेरे से पूछ लेना, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। ठीक है ना। सर। हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी थी, वो ये लीजिंग वाला टॉपिक आएगा क्या कौन सा वाला। टीवीएम में लीजिंग वाला? कौन सा वाला बोल रहे हो लीज मेरे को पे देते हैं अपन एसेट।